हाँ दोस्तों, चलिए यार, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। क्या सड़ियल समूह चेहरा देखना पड़ता है बार बार। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जनरली ये सेकंड लेक्चर है, ठीक। इससे पहले हमने कैपेसिटेंस क्या होता है वो सारे चीजें कवर कर ली थी, ठीक। आज का अपना टॉपिक है कि पहला टॉपिक है एक स्फीयर में क्या होगा। एक स्फीयर में हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। सॉलिड हो या स्फीयर, उससे लेना देना अपन को नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस, CAPICITANC, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। SPHERE, स्फीयर। स्पेलिंग गलत होगी ना भाई, चेक कर लेना, ठीक। स्पेलिंग की मैं गारंटी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, ठीक। सॉलिड हो, ये सॉलिड और होलो दोनों के लिए बात कर रहे हैं। दोनों के लिए सेम कैसी आएगी, तो दोनों के लिए सेम बात ही कर सकते हैं, ठीक। मान के चलता हूँ, मार्कर थोड़ा कम चल रहे हैं। ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक। इसका रेडियस सर्टेन रेडियस है, मतलब r रेडियस है। चार्ज कितने हैं? +q चार्ज इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। अब जो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब V इज इक्वल टू, जो हम पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर रहे थे टॉपिक्स को, तो वहां निकाले थे, जो अपना था 1/4πf7 q/r। सिंपली r पे, मतलब r पॉइंट पे ऑन द सरफेस, ये वैल्यू आती थी, ठीक है। अपन ने जो अभी निकाला है दैट C इज इक्वल टू Q/V, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। सिंपली आपको V की जगह पुट कर देना है, पुट कर देंगे, मतलब C इज इक्वल टू Q, V की जगह क्या पुट कर देना है? 1/4πf7 और Q/r। Q कैंसल, ये टर्म पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 4πf7 इंटू r, ये आ गया आपका यूनिट। तो कैपेसिटेंस एक स्फीयर में क्या आ जाएगा? होलो हो या सॉलिड हो, दोनों के लिए ही सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता था? दोनों के लिए सेम ही आता था, मतलब ये वैल्यू आती थी, ठीक। तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू, और सिंपली C इज इक्वल्स टू 4πf7 इंटू r। तो आपका क्या सरफेस पे क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस एक सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए? ये वैल्यू 4πf7 इंटू r, ठीक है। चल, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए रफ करते करते मैं ना बताऊंगा, ठीक। उसको पूरा का पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा, इसीलिए एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का क्या होगा प्रिंसिपल, वो अपन को इथे देखे के हवेगा। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो MP, मैं दोनों की जगह की भाषा बोल लेता हूँ, रिवाड़ी हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या होगा, ठीक। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल स्टडी करने से पहले ना आपको डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, पर नहीं बताऊंगा, उसमें प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा। उसको वेल प्रूव करते हुए मैं यहाँ जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये चीजें को समझेंगे। मान लेता हूं मेरे पास एक क्या है, कैपेसिटर है, मतलब एक कंडक्टिंग प्लेट है। मान लेता हूं एक कंडक्टिंग प्लेट A है, ठीक। इसको मैंने क्या किया? फुल्ली चार्ज किया। फुल्ली चार्ज किया मतलब पोटेंशियल से अप्लाइड किया और चार्ज किया। क्या किया? चार्ज किया। मैक्सिमम चार्ज किया, वो भी पॉजिटिव, ठीक। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया, ठीक। जितना मैक्सिमम हो सकता था, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल मैं अप्लाई कर सकता था उसको चार्ज करने के लिए, मैंने मैक्सिमम चार्ज कर दिया। अब इससे ज्यादा इस चार्ज, अगर मैं ये Q वैल्यू से ज्यादा इसको चार्ज कर दूंगा, तो ये इसके चार्ज क्या करेंगे? लीक करना चालू कर देंगे, ठीक। लीक करना मतलब निकलना चालू कर देंगे, इसीलिए मैं इसको और ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा, ठीक। मैक्सिमम चार्ज है। चलो
मैक्सिमम चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग प्लेट बी लिया, बी भी एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, ठीक। अब इसमें कोई चार्जेस मैंने नहीं किया, सिंपली इसके पहले से ही कुछ चार्जेस थे, मतलब चार्ज जो मेटल है तो उसके खुद के ही चार्ज प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये प्लेट को मैंने क्या किया, इसके पास में लाया, ठीक। तो इसमें क्या कि कुछ उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होंगे, कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, INDUCED इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो इधर साइड कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। चारों तरफ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के कारण नेगेटिव ही चार्ज इंड्यूस होगा। इसमें तो फर्दर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही मैंने किया है, चार्ज किया है, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल इसमें अप्लाइड कर दिया है, ठीक। अब इसको मैंने कंडक्टिंग प्लेट लाया, और जो कि कंडक्टिंग प्लेट है पर उसमें कोई चार्ज नहीं किया एक्सटर्नल, और इसको इसके क्लोजर लाया, तो इसमें कुछ इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इधर साइड उतने ही पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से कवर आया, चलो फील आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, चलो आ जाएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा इतना पास लाया तो कुछ इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हुए, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्जेस यहां प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी, पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, जो हमारा नेगेटिव है वो पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बट वही नेगेटिव जो है, सॉरी, जो नेगेटिव है पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव है वो पोटेंशियल को हाई करेगा, ठीक। पॉजिटिव क्या करते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, ये क्या कर देगा, ये पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, बट नेगेटिव वाले पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, ठीक। नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, बट ओवरऑल क्या हो जा रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, दोनों बराबर बैलेंस हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। बट मैंने इसे जब थोड़ा सा और क्लोज लाया, मतलब करीबन इतने पास लेके आया, ठीक, बहुत ज्यादा, मतलब पहले इतना पास था, अब इसको बहुत ज्यादा पास ले आया, तो यहाँ जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लार्ज नंबर में हो जाएंगे, और ये एज पोटेंशियल जो डिक्रीज हो रहा है, नेट पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल पोटेंशियल ज्यादा हो जाने के कारण डिक्रीज इन पोटेंशियल देखने में को मिलेगा, ओवरऑल नेगेटिव का चार्जेस का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मतलब नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इस प्लेट में, ठीक। इधर साइड नेगेटिव ही नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव आ जाएंगे, तो इसके कारण ओवरऑल पोटेंशियल क्या जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब पोटेंशियल डिक्रीज करने के कारण ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कारण डिक्रीज कर जाएगा, ओवरऑल की बात कर रहा हूं ना, सिर्फ नेगेटिव के कारण नहीं बात कर रहा हूं, ओवरऑल, ठीक। ओवरऑल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब एज पोटेंशियल यहां डिक्रीज किया, तो मैं ए वाले को ओवरऑल पोटेंशियल जब इस चार्ज इसका यहां डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल मैं ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और बढ़ा सकता हूं, सिंपल सी बात है। ओवरऑल दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन को मैं बैलेंस करने के लिए और चार्जेस इसको प्रोवाइड कर सकता हूं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस और प्रोवाइड कर सकता हूं, सप्लाई कर सकता हूं, ठीक। तो ओवरऑल इसका जो चार्जिंग कैपेसिटी था वो बढ़ा, ठीक, पहला पॉइंट है बढ़ा। अब ये बढ़ा, अब इसको और ज्यादा मैंने तब बढ़ा दिया, मान लो यही वाला प्लेट है, ये बहुत ज्यादा, यही वाला प्लेट यहां है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, अर्थिंग कर दे रहा हूं, ठीक। अर्थिंग करने के कारण जितने भी पॉजिटिव वाले चार्ज थे वो क्या कर जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, मतलब यहाँ ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे, मतलब प्लेट के पास क्या बचेगा, अब सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बचेंगे, क्या बचेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बचेंगे, ठीक। अब इसका ओवरऑल पोटेंशियल और डिक्रीज कर गया, मतलब इसको मैं और चार्ज कर सकता हूं। समझ आई बात, जितना आया आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा, ज्यादा छापने अपनी जरूरत नहीं है, ठीक। ओवरऑल डायग्राम को और कॉन्सेप्ट को समझिए रखो, पोटेंशियल और डिक्रीज कर गया, मतलब मैं और लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इसमें सप्लाई कर सकता हूं, मतलब इसके चार्जिंग कैपेसिटी और बढ़ गई, मतलब मैं और चार्ज कर सकता हूं। शुरू में मेरा क्या था, इनिशियल में ये मैक्सिमम चार्ज था, अब मैंने इसका थोड़ा सा पास लाया तो इसका क्या हुआ, ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, जिसके कारण इसका चार्जेस मैं और ज्यादा बढ़ा पाया, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था,
ठीक। अब पोटेंशियल को मैंने मैनेज कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ी देर बाद मैंने अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग करने के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या चले गए, अर्थ में चले गए। सिर्फ इसके पास बचा कौन सा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब नेगेटिव चार्ज के कारण सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव रोकने वाला कोई है ही नहीं है, सिर्फ बढ़ाने वाले। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, धप से पूरा नीचे गिर जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल फिर से क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। मैं पोटेंशियल फिर से बढ़ा सकता हूँ, मतलब इस चार्ज को और ज्यादा चार्ज सप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। तो अब ये यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो अब मैं समझाता हूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, सब अच्छे से समझ जाएगा। ये जो अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है ना, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक। इसके मूल्य में जो शीर्षक आया, मूल्य का शीर्षक आया, मतलब जो आखिरी का कॉन्सेप्ट पूरा पता चला कि ओवरऑल अगर हम पोटेंशियल को एज डिक्रीज करते जाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करते जाते हैं एक सर्टेन प्लेट का, तो दूसरे सर्टेन प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज हो, मतलब पोटेंशियल और इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटी और इंक्रीज होगी किसी कंडक्टर की अगर उसके अपोजिट वाले को हम क्या कर देते हैं, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक। तो इसका आप एग्जैक्ट क्या लिख सकते हो, एग्जैक्ट लिख सकते हो कि that the capacitance of any insulated conductor increases continuously by bringing near it an uncharged earth conductor। एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर को अगर हम इसके पास लाते हैं तो इसका पोटेंशियल, मतलब इसका चार्जिंग कैपेसिटी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। चार्जिंग कैपेसिटी इसकी ओवरऑल क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं कोई अर्थ बोलूंगा नहीं, अर्थ कंडक्टर बोलूंगा, अर्थ कंडक्टर को लाऊंगा तो इसका ओवरऑल कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सॉरी। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। चलो डायग्राम वायग्राम कुछ बनाना है तो बना लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रब करे थे, चलो आगे बढ़ो, उठ चलो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, CAPICATOR, इसे मैं लिख देता हूं TOR, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब जो इसमें भी तो पैरेलल प्लेट्स का जो हमारा कैपेसिटर होता है उस पर क्या हम पैरेलल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को अपने को देखना है। सिंपली इसमें क्या कैपेसिटर की वैल्यू आती है उसको भी तो देख के चलना है। अब जो अपने ने पिछले वाले टॉपिक्स में मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे निकाला था, किसी भी प्लेट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता था हमारा, सिंपल याद होगा, सबसे इजी वाला इक्वेशन इसी के लिए था, याद आया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय F7 नॉट। हाँ चलो, सिग्मा बाय F7 नॉट एक चार्ज प्लेट के कारण आती थी। अगर दो चार्ज प्लेट के कारण मतलब बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, वही सिंपल, अपने को एक ही लेके चलना है, ठीक। तो ये जो सिग्मा है ये एरिया चार्ज डेंसिटी था, तो सिंपली इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू Q, सिग्मा की जगह Q F7 नॉट इंटू A लिख सकता हूँ, एरिया कंसिडर करके चलता हूँ एक प्लेट की। चलो ये भी बात क्लियर है, आ गया ये। अब अपन को मालूम क्या है, अपन को मालूम है, अभी तो अपन को कुछ नहीं मालूम है, मेरे को सिर्फ मालूम है V इज इक्वल टू E इंटू D। ये भी होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E की जगह Q बाय F7 नॉट इंटू A, और D की जगह क्या लिख सकता हूं, D की जगह D ही लिख सकता हूं। और इसे थोड़ा सा और आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिंपली F7 नॉट इंटू A बाय D इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर साइड भेजे दे रहा हूँ, V को इधर साइड भेजे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में चाहिए, कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में चाहिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में अपन को चाहिए,
ठीक, तो ये F7 नॉट इंटू ए इधर साइड भेज दिया, डी इधर साइड भेज दिया, और सिंपली अपन को क्या मालूम है, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो अपने को Q बाय V चाहिए किसी तरह से। तो यहाँ पास अपने पास Q भी है और इधर वाला V इधर आ गया। ठीक, तो सिंपल, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला इक्वेशन लिखे रहे ना, C इज इक्वल टू F7 नॉट इंटू ए बाय डी, ये आ गया इक्वेशन। चलो, यही इक्वेशन तो चाहिए था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपना कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, वैल्यूज क्या आएगी, फॉर्मूला आएगा ये। ठीक, आपको ऐसा यूनिट तो मालूम है, फराड। चलो, कंप्लीट है, आगे बढ़े। अब आता है, इस टॉपिक को कवर करने के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, ये बचपन में भी हम टॉपिक्स को पढ़े थे, बचपन में बोलेंगे तो टेंथ में इस टॉपिक को पढ़े थे, बट वहां थोड़ा सा गलत पढ़े थे, उसको आज यहाँ सुधारेंगे। ठीक, वैसे ही अपन को थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ा दिया जाता है बचपन में। अब ये एक जनरल सा टॉपिक है, इससे एडिशनल में लिख लो, क्योंकि यहाँ हम आगे कैपेसिटर जब आगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो चीज़ें क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक, आखिरी के जो है इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन लगा होगा कि मैंने अलग अलग बोला है, पर ये दोनों तो एक ही होते हैं, आपने 10th में पढ़ा था ऐसा। चलो, उस डाउट को आगे क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप बढ़ते हैं कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या होते हैं? सिंपली अगर मैं बोलूंगा तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स बोलते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से कंडक्ट करते हैं, तो आप सिंपली बोल दोगे फ्री ऑफ नंबर, फ्री चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से, प्रेजेंट के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो दीस आर सेड टू बी अ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स उन्हीं को बोला जाएगा कंडक्टर। जैसे एग्जांपल बोलूंगा तो आयरन हो गया, मेटल्स के अंदर ही डिफरेंट आ जाएंगे, सोडियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, निकल आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, कंडक्टर्स तो अपना टॉपिक क्लियर है अच्छे से, मैं मानता हूं। अब आता है सेकेंड टॉपिक, यही इंसुलेटर्स। आखिरकार इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी इंसुलेटर। सिंपल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। सिंपली अगर मैं बोलता हूं तो इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स विच ऑन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लैक, मतलब जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बहुत कम हो। लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी अगर एक मटेरियल में हमारे लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, फ्री एक इंसुलेटर कंडक्टर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भैया उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं रहते, कई लोग तो गलत समझ लेंगे भैया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते। क्या बोला मैंने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या उसमें जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं, मतलब अपनी लोकेशन से वो चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो वो इंसुलेटर हैं। ठीक है, टॉपिक क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और बता, नोट पॉइंट में लिख लेना, कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी इंसुलेटर हो, वो ना तो वो परफेक्ट कंडक्टर होता है और ना ही परफेक्ट इंसुलेटर होता है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ आपको 100% राम भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक, 100% राम भगवान नहीं मिलेंगे, उसमें थोड़ा बहुत रावण रहेगा ही। तो इसी तरह से जहां आप अच्छी चीजें लोगे उसमें बुरा रहेगा ही। ठीक, चलो, तो नो कंडक्टर्स आर 100% कंडक्टर्स और नो इंसुलेटर्स आर 100% इंसुलेटर। कोई भी इंसुलेटर 100% इंसुलेटर नहीं होता, वो कोई भी कंडक्टर 100% कंडक्टर नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इंसुलेटर की बात करता हूं तो इंसुलेटर दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं।
एज कुछ इंसुलेटर्स सर्टेन लिमिट के बाद कंडक्ट कर देते हैं, कुछ सर्टेन लिमिट के बाद भी कंडक्ट नहीं करते, ये तो अपने को मालूम है। ठीक, तो इंसुलेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं पोलर इंसुलेटर्स और दूसरे होते हैं नॉन पोलर इंसुलेटर। एक पोलर इंसुलेटर, दूसरा नॉन पोलर इंसुलेटर। तो पोलर इंसुलेटर्स कौन से इंसुलेटर होते हैं? अब यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट, तो चलो भैया मार्कर उठाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पोलर इंसुलेटर, पोलर इंसुलेटर, और दूसरा है नॉन पोलर इंसुलेटर, उसे आगे कवर करेंगे तो आगे टॉपिक भी लिख लेंगे। ठीक है, पोलर इंसुलेटर्स कौन से इंसुलेटर होते हैं? जनरली दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, एक टाइप के इंसुलेटर ही होते हैं। इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, बट अगर इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई बोले क्या है जेपी बताओ भैया, तो मैं बोलूंगा पोलर इंसुलेटर आर दोस इंसुलेटर इन विच पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सिंपल, 100% एग्जैक्ट। द पोलर इंसुलेटर्स वो इंसुलेटर होते हैं जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसे पोलर इंसुलेटर बोला जाएगा। ठीक है, और सिंपली अगर इसे दूसरी भाषा में बोला जाए, मतलब और ज्यादा सही मैं अगर करने की बोल, सही दोनों है अपनी अपनी जगह पे। ठीक, मैं मीनिंगफुल बनाने की बात कर रहा हूं, अगर दो सामने को समझाना है तो और समझाने की अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसे इंसुलेटर जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव चार्ज, CHAR चार्ज, और प्रोटॉन बोल सकते हैं सिंपली, ओवरऑल प्रोटॉन, ओवरऑल प्रोटॉन। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड, COINCIDE कोइंसाइड, कोइंसाइड की स्पेलिंग गलत होगी चेक कर लेना, कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ, कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ, नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, डज नॉट आएगा, डज नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, सिंपल है। चलो समझ आया? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, इतना तक लिख लो, थोड़ा सा मैं भी चेक कर लूं वीडियो क्वालिटी सही है। पोलर इंसुलेटर कैसे इंसुलेटर होते हैं? सिंपल, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उसे पोलर इंसुलेटर बोला जा सकता है। बट अगर और इसे मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो लिखो इस डेफिनेशन को, यूज कीजिए हमारे इस डेफिनेशन को और गेन कीजिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल बोल सकते हैं प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेड टू बी अ पोलर इंसुलेटर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब होता क्या है ये समझ नहीं आया, समझाया नहीं भैया, आगे बढ़ गया। एग्जांपल एक लिख लेता हूं, HCl, एसिलिजन बेस्ट एग्जांपल, H2O लिख लो, ठीक, NH3 लिख लो, और बहुत सारे एलिमेंट्स है, लिखते जाओ। चलो अब भैया ऐसे एलिमेंट्स में एक बात लिख देना कि जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, भैया ऐसे में अपोजिट वाले को हो जाएगा, इसलिए मत लिखना। ठीक, जितना मैंने लिखा है उतना ही यूज करके चलो, आगे जरूरत पड़ेगा तो ऑरेंज बात कर लेंगे। एक्सेट्रा लिख दो, ETC फिट तो पिक्चर फिट। तो जहां सेंटर ऑफ मास ऑफ, मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड ना करे, मतलब क्या हो, पैचअप ना करे। पैचअप तो समझ सही हो भाई लोग, सब लोग, पैचअप ना करे ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? पोलर इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, पैचअप ना करे मतलब कोइंसाइड ना करे एक दूसरे के साथ, ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है? पोलर इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ फिक्स नहीं हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे तो उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो जैसे HCl है, H2O है, इसे आसानी से आप हीट थोड़ा सा अप्लाई करो, आसानी से टूट जाएगा H+ एंड Cl-, मतलब ये फिक्स है, यही नहीं है, इजिली ब्रेक डाउन कर जा रहा है। क्यों ब्रेक डाउन कर? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड ही नहीं किया है। H और Cl में प्रॉपर फिक्सिंग ही नहीं है, ठीक, फेविक्विक का इस्तेमाल ही नहीं किया इन लोग। चलो समझ आया। पोलर इंसुलेटर कौन से इंसुलेटर होते हैं, यहां तक लिख लो, 2 मिनट में आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसके थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाएंगे जब हम इसके कुछ डेफिनेशंस, कुछ और चीजें इसमें इस्तेमाल करेंगे। डस्टर कहाँ रख दिया भाई, ये रब करे दे रहा हूं, नहीं 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 नहीं, अब क्यों कर रहे हो, DOESNT डजंट COIN कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ, ये तो लिखे रहो, थोड़ा सा इसमें चेंजेस। अब इसी के जस्ट अपोजिट में इसी को लिख लेना नॉन पोलर के लिए, फिर मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर के बारे में सेकंड में, ठीक। जो चाहते हैं सिंपल पढ़ना तो वो यहां तक भी पढ़ सकते हो और आगे के थोड़े चीज को एस्केप कर देना, ठीक। नॉन पोलर में सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, दैट इसके एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे पहली बात, और दूसरा यहां डज नॉट चेंज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो नॉन पोलर इंसुलेटर्स कौन से इंसुलेटर होते हैं, जहां सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेड टू बी अ पोलर इंसुलेटर, ठीक है। पोलर इंसुलेटर उसमें बोला जाता है। एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो O2 हो जाएगा बेस्ट एग्जांपल, CO2 हो जाएगा बेस्ट एग्जांपल, ठीक। N2 बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी बेस्ट एग्जांपल। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, लिख लेना। चलो एक्सेट्रा टाइप के लिख लो। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर इंसुलेटर्स। नॉन पोलर इंसुलेटर में ऐसे सिंपल दो एक डेफिनेशन तो वो वाले लिख सकते हो जो पुराना, कि दैट non-polar insulators are those insulators which are made up of non-polar molecules, non-polar molecules से बने होते हैं, ठीक। और सेंटर दूसरा लिख सकते, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड, सॉरी डज नॉट को हटा देना, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक। एग्जांपल O2, CO2 और N2 टाइप के एग्जांपल लिख सकते हो, जहां इन दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या हो गए, एक दूसरे से फिक्स रहते हैं। O2 मॉलिक्यूल्स को इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक। चलो ये हो गया। अब ये डेफिनेशन को मिटा देता हूं। अब फिर से आप आ जाना, सेकंड टॉपिक लिख लेना, फर्स्ट टॉपिक लिख लेना इसी में। अब प्रैक्टिकल वे में जो अपने को समझना है मेन पॉइंट अब तक का, ठीक। तो ये सब मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं। अब जो अपने को प्रैक्टिकल इसमें क्या चीज फॉलो होता है वो अपने को समझना है। अब जो पोलर इंसुलेटर है, पोलर इंसुलेटर से स्टार्ट कर रहा हूं। पोलर इंसुलेटर है तो पोलर इंसुलेटर में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान के चलता हूं H2O लेके बात करता हूं, वाटर, ठीक। HCl भी हो जाएगा, HCl लेके बात करो, H2O लेके बात करो, HCl लेके बात करो, जो भी लेके बात करो, चलो दोनों के लिए सेम टू सेम ही आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक, तो उनका पोटेंशियल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका जो पोलर इंसुलेटर होगा उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जनरली जीरो होता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करता हूं, क्योंकि यहां नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ही अपने को लेके चलना है, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। बट इनका अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो इनका खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक, पोलर इंसुलेटर का। बट नॉन पोलर इंसुलेटर का कोई खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। चलो तो यहां हम नेट की बात कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसका जीरो आ जाएगा। अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं प्रेजेंट है, मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्यों जीरो हो जाता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन पता होगा तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। ये आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज, इधर साइड मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। अब इसी के जस्ट अपोजिट में मैं इधर क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, और इधर साइड से क्या बना लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं।
अब इसका नेट पोटेंशियल, जब मैंने बोला कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही है, बट नेट पोटेंशियल जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? जनरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहता है तो ये खुद का एक क्लोज चैन बना लेते हैं। अब क्लोज चैन बनाने के कारण इनकी सारी फोर्सेज जो होती है वो बैलेंस अप हो जाती है, ठीक, चार्जेस बैलेंस हो जाते हैं, इसके कारण इनका नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो आ जाता है। बट ऐसे ही जैसे ही हम सेकेंड केस में, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट रहते हैं पोलर इंसुलेटर में, ऐसे बहुत सारे इसी टाइप से क्लोज चैन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, HCl H2O जो भी हम लेके बात करते हैं। और सेकेंड केस में यही केस किस तरह से बन जाता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये वाले एज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका नेट पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मतलब नेट पोटेंशियल अब इस बार जीरो ना खो होने वाला है। तो इधर मान लेता हूं नेगेटिव चार्जेस आएंगे, इधर साइड पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, इस तरह से इंड्यूस, ये नेगेटिव इधर साइड और इधर साइड पॉजिटिव, ठीक, इंड्यूस हो जाएंगे। इधर साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव। तो इस टाइप से चार्ज की मूवमेंट होने लगेगी। अब इस तरह से कैसे होता है, क्यों होता है? जनरली जब कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण ये चैन ब्रेक डाउन हो जाती है, क्लोज चैन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करना चालू कर देते हैं, वहीं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करना चालू कर देते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। और पोलर इंसुलेटर की क्या कहानी थी आपने समझ लिया, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ डाइपोल खुद का उनका प्रेजेंट रहता ही है। चलो अब आते हैं, ये कंप्लीट हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स अपने को जो समझना था, पोलर इंसुलेटर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉन पोलर इंसुलेटर, उसकी क्या कहानी है। सिंपल, इसको चेंज कर देता हूं, सिंपल ये तो रहेगा, ये इसी तरह से रहेगा, चलो ये वाला सेम टू सेम रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, नॉन पोलर इंसुलेटर की अगर बात करते हो, नॉन पोलर इंसुलेटर में एग्जांपल भी चेंज हो जाएंगे, जैसे कि O2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, O2 मान लो या CO2 मान लो, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। जो हमारे नॉन पोलर इंसुलेटर होते हैं उनका शुरू से ही कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। अब भैया उनका खुद का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है तो नेट तो जीरो ही होगा। शुरू में ही जीरो है तो बाद में क्या हीरो बनेंगे, शुरू से ही जीरो है तो बाद में भी जीरो ही रहेंगे, ठीक। तो अभी उनके पास मतलब नेट पोटेंशियल हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक, तो इनका डाइपोल मूवमेंट ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इनका कोई फिक्स नहीं रहेगा, ठीक। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस तरह से ही काम करते हैं। मतलब अब इसी तरह से काम कर रहे थे तो आपको दिख रहा है पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस ही क्या रह गया। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इथे लगाए होगा तो कुछ मूल्य को दिखा ही नहीं रहे हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को ही नहीं मिल रहा है। इसमें भी सेम टू सेम, पिछले वाले में भी यही केस बन रहा था, इसमें भी। तो मैं बोल सकता हूं कि दैट एज अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर इंसुलेटर एक्ट एज अ पोलर इंसुलेटर। नॉन पोलर इंसुलेटर एक पोलर इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगेंगे, क्योंकि उनमें दोनों का डिफरेंस जो मैंने डायग्राम में डिफरेंस बताया सेकंड वाले में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक। ऐसा होता कैसे है, ये सारे के सारे इस तरह से अपोजिट, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे इस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं, बट ये सारे के सारे फिक्स रहते हैं, इसे इनका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो इच रहता है, ठीक। अगर सिंपल बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहेगा तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो इसमें सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E फोर्स। आगे वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला है, वहां से देखोगे, या उससे पहले ये समझ के चलो, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q, सॉरी E इंटू Q, Q इंटू E,
और नेगेटिव चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ये पॉजिटिव रहेगा और वो नेगेटिव रहेगा, बस डिफरेंस है इतना। तो ये अपोजिट और ये विद इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करना चालू कर देते हैं। सिंपल यही केस बनेगा अपना, ठीक। तो इसका इस तरह से, पिछले वाले में भी यही एरो दिखा लेना भैया, बताना भूल गया था, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये एरो भी बना लेना। चलो, तो पॉजिटिव के कारण क्या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, Q इंटू ई, और नेगेटिव के कारण माइनस Q इंटू ई प्रोड्यूस हो रहा है। अब जिसके कारण फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, और अनबैलेंस फोर्स जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक टॉर्क तो इधर उधर लगते ही रहेगा। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मतलब उन सबको एक सेम पोर्शन में, मतलब 0 डिग्री एंगल पे क्या करेगा, अलाइन करने में मदद करेगा। अब जब तक वो 0 डिग्री में अलाइन नहीं हो जाते तब तक उनमें टॉर्क लगते रहेगा, मतलब जब तक टॉर्क 0 नहीं हो जाता तब तक होते रहेगा काम, मतलब ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते रहेंगे, ठीक। जैसे ही सारे के सारे चार्ज अलाइन हो जाएंगे इस तरह से, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब यहाँ साइड टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो मतलब अब टॉर्क बैलेंस हो चुका है। तो जब इंटरनल फोर्सेस इसके बैलेंस हो जाएंगे तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस समय उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक। गलती मत करना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोला जाता है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तभी तक रहेंगे जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी 0 हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। चलो, तो ये टॉपिक समझ आए, नॉन पोलर इंसुलेटर, क्लियर है। अच्छा, कहानी था, पूरा का पूरा नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स आर इन डिस्क्रिप्शन, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके डाउनलोड करो और लिख लो, छाप लो, पढ़ो, जो करना है करो, प्रिंट आउट भी निकलवाओ, जो मर्जी करो। चलो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कंप्लीट। तो ये आज पूरा का पूरा केस होता है नॉन पोलर इंसुलेटर में। नॉन पोलर इंसुलेटर में एक केस रहेगा, डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा और इनका खुद का कोई डायपोल मूवमेंट होता नहीं है, बाद में कुछ अमाउंट ऑफ डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, पर वो भी डायपोल मूवमेंट जब 0 हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0 कर देंगे, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 37 मिनट। चलो भाई लोग, बहुत ज्यादा इस बार का लेक्चर में टाइम हो गया, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया था, टॉपिक ही ऐसा था, पता ही नहीं चला मेरे को भी। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया है। इसमें एक टॉपिक छूट गया है जो है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को आगे वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे, हम अच्छे से कवर कर ही लेंगे, ठीक। वहां आपको डाउट भी क्लियर कर देंगे, 10th एंड 12th के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा कि कई चीज जो आपने गड़बड़ की थी, मतलब गलत पढ़ा था, वो सही होने वाला है। तो होपफुली थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां आप और मैं पढ़ेंगे और बाद में एग्जाम में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कितनी बार बोलेगा यार, रख।